Today we will start chemical equation. You all know हम हमारे पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शंस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब एक केमिकल रिएक्शन से हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, प्लस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और एक केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। नाउ व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम केमिकल रिएक्शंस को उसके फॉर्मूला और सिंबल के थ्रू लिखते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बाय मिस्टेक डेफिनेशन में केमिकल रिएक्शन लिखा है, बेटा यू कैन करेक्ट इट। Now the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as a chemical equation. For example, beta, zinc plus H2SO4, it means sulfuric acid. Zinc plus sulfuric acid is equal to zinc sulfate plus hydrogen. यहाँ हमने क्या लिखा है बेटा? हमने यहाँ सिंबल और फॉर्मूला नहीं लिखा, उनके फुल नेम लिखे हैं। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। और जैसे ही हम इस इक्वेशन में इनके सिंबल्स पुट कर देंगे तो आप क्या देखेंगे? ये क्या बन जाएगी? एक केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ओके, नाउ सी इट। बेटा रिएक्टेंट कौन से हैं यहाँ पे? हम लास्ट वीडियो में देख चुके रिएक्टेंट क्या होते हैं जिनमें की रिएक्शन होती है, और रिएक्शन के बाद बनने वाले सब्सटेंस क्या होते हैं? प्रोडक्ट। यहाँ रिएक्टेंट है जिंक प्लस H2SO4 और प्रोडक्ट है ZnSO4 प्लस H2। देखो बेटा यहाँ पे हमने इनके फुल नेम की जगह इनके फॉर्मूला यूज़ किए हैं, तो ये क्या हुई? एक केमिकल इक्वेशन हुई। और आप सबको पता है, हम पहले भी देख चुके कि रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखते हैं। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में हम एक एरो का साइन पुट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और आपको ये भी पता है कि केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड है। किसका? केमिकल रिएक्शन का एक छोटा मेथड। केमिकल रिएक्शन में हमें फुल नेम लिखने पड़ते हैं। आपको तो पता है ना, हम राइटिंग से तो बहुत डरते हैं, आजकल तो लॉकडाउन में वैसे ही हाथ नहीं चलता है। तो इसमें हमें क्या है? एक शॉर्ट हैंड मेथड है केमिकल रिएक्शंस को लिखने का। सपोज हम भी जब बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी से केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसमें तो हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो एक शॉर्ट हैंड मेथड हम इसे कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन का। ओके, तो केमिकल इक्वेशन हम डायरेक्टली बोर्ड पे भी लिखते हैं। नाउ केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप. One is a balanced chemical equation and second is the unbalanced chemical equation. Now you know that balanced chemical equation के नाम से ही इसका काम पता चल रहा है। Balance means reactant और product के अंदर आप देखेंगे एटम्स का नंबर बिल्कुल सिमिलर होता है। एक balanced chemical equation has an equal number of atoms of different element in the reactant and product. देखो इस केमिकल इक्वेशन में अगर हम काउंटिंग करते हैं बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स हैं जैसे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनके अंदर जैसे ही हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट काउंट कर रहे हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। इसमें हमें कुछ बैलेंस नहीं करना, लेकिन आगे हम देखेंगे कि हाउ वी कैन बैलेंस एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ
नेक्स्ट इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे इसके नाम से पता चलता है बैलेंस ही नहीं है केमिकल इक्वेशन में, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आर डिफरेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ। तो आप देखें, फर्स्ट केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन H2 + O2 = H2O। तो देखने से ही हमें पता चल रहा है डिफरेंस किस में है, ऑक्सीजन में। यहाँ रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में ओनली 1 ऑक्सीजन है। हमें बैलेंस किसको करना होगा, इसको। तो हम कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब बैलेंस ही नहीं है इट मीन्स ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें यही सीखना है कि कैसे हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बहुत इजी है बेटा, हमें कुछ भी नहीं करना, केवल सीखना है। तो आप देखिए, हमें बैलेंस करना जरूरी क्यों है, क्यों इतना माथा लगाते हैं हम, हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वेशन को बैलेंस करना आपको सीखना होगा। क्लास 10th में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कंपलसरी आता है। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, काउंटिंग सभी को आती है, थोड़ी थोड़ी मैथ्स तो सब कर लेते हैं, है ना। तो थोड़ी सी मैथ्स और थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है ओनली, और कुछ भी नहीं है इसमें। आपको ये तो पता होगा हर काम का एक रीज़न होता है, तो इस काम का भी एक रीज़न है। ऐसे ही हम अपना माइंड और मैथ्स यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो इक्वल करना है। और करना क्यों है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ना तो हम किसी चीज़ के मास को या नंबर्स को या एटम्स के नंबर्स को बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं। It means the total mass of all the reactant must be equal to the total mass of the product। यानी कि जितना रिएक्टेंट में मास है एटम्स का, उतना ही प्रोडक्ट में होना कंपलसरी है। तो ये कौन कहता है हमें, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। तो हम कैसे करेंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बाय हिट एंड ट्रायल मैथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इट मीन्स आप बार बार ट्राई करोगे और हिट करते जाओगे तो एक कंडीशन तो ज़रूर आ जाएगी कि आप उसको क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। फर्स्ट आपको केमिकल रिएक्शन वर्ड इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है, देन उसके सिंबल और फॉर्मूला अप्लाई करने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। और फिर हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर से मल्टीप्लाई करते हुए नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। कहाँ इक्वल करना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। इक्वल नंबर होते ही इट मीन्स वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। और बैलेंस कैसे करेंगे, किसी भी नंबर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो मल्टीप्लाई करने पर अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो रहे हैं इट मीन्स केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। करेंगे तो जानेंगे, अभी हम आगे करेंगे इसे। बट वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, फॉर्मूला कांट बी चेंज। आप फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मूला तो उसका फिक्स है, किसी का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप फॉर्मूला को टच नहीं करेंगे, फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे। ओनली यू कैन मल्टीप्लाई बाय अ डिजिट। देन अगर आपको इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उस एरो के साइन पे आप काफ़ी कुछ बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िज़िकल स्टेट बता सकते हैं, केमिकल इक्वेशन में किसी सब्सटेंस की क्या फ़िज़िकल स्टेट है, क्या उसका टेम्परेचर है, क्या कंडीशन उस केमिकल इक्वेशन को नीड है, चाहिए है, तो वो सब इंफॉर्मेशन भी हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हम
बैलेंस कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन हेयर, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O. CH4 इज अ फॉर्मूला ऑफ मीथेन. मीथेन और ऑक्सीजन को जब हम जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है. इस इक्वेशन से हमें यही पता चल रहा है. अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं ये तो चेक करना पड़ेगा पहले. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स लिख देंगे. यहाँ पे कौन कौन से एटम है हमारे पास में? 3 ही टाइप के. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड इज द ऑक्सीजन. नाउ reactant, count these number of atom in reactant and product both. अब reactant और product में इन atoms का नंबर कितना है आपको लिखना है. कार्बन 1 and hydrogen 4 and oxygen 2 in reactant. Now we can calculate in product carbon 1, hydrogen 2 and oxygen 3. अब क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ तो सब अनबैलेंस पोजीशन हो गई नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में. तो हमें क्या करना है, हमें केवल मल्टीप्लाई करना है. किसको मल्टीप्लाई करना है? किसी भी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एटम सिमिलर हो जाते हैं तो वही इक्वेशन बैलेंस हो गई. अब देखो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं? ओनली 2 हाइड्रोजन. तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन गए 4. तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट में. तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. नाउ सेकेंड वाले को देखो, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 हैं और प्रोडक्ट में 3 है ना. तो अब 3 तो ज़्यादा हो गए इसमें. अब अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, ऑक्सीजन के नंबर कितना हो गया प्रोडक्ट में? 2 और 2 4 हो गया. तो 4 होते ही हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो. 2 O2 यानी कि 4 ऑक्सीजन. आपको बेटा अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इजी लगेगा. मेरे मेथड से अगर आप 10 इक्वेशंस कोई भी ले लो, अनबैलेंस इक्वेशन ले लो और उनको करते जाओ बार बार, तो आपको तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट. ऐसे तो काउंट करके ही कर लोगे आप, क्योंकि काउंटिंग तो सब बच्चों को आती है, बचपन से आप सीख रहे हैं ना. अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं KClO3 एंड फुल नेम इज़ द पोटेशियम क्लोरेट. KClO3 यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है KCl प्लस O2 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. फिर से वही प्रोसेस करना है. नंबर ऑफ एटम कौन से हैं यहाँ पे? पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. अब नंबर चेक करें. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3 इन रिएक्टेंट, एंड इन प्रोडक्ट पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2. अब देखो यहाँ ऑक्सीजन में डिफरेंस है, दिख रहा है ना आपको ऑक्सीजन में डिफरेंस. तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की बात करते हैं. अब प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2. और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं? 3. तो इनको हम कैसे करेंगे? 2 और 3. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं करना. तो आप फॉर्मूले को तो बदल नहीं सकते. आप चाहो तो O3 कर दो. नॉट पॉसिबल बेटा. O3 करते ही वो तो ओजोन का फॉर्मूला हो जाएगा. तो हम फॉर्मूले को नहीं छेड़ेंगे. हम क्या करेंगे, आगे उसके जस्ट आगे मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 3 लगाते हैं तो 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 ऑक्सीजन हो गया. अब यहाँ तो 6 हो गया. तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? रिएक्टेंट में जाना पड़ेगा. रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है. 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उनका. क्या करेंगे हम? 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, आपके पास में 6 ऑक्सीजन हो जाएगा. बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई मुझसे. अब जैसे ही यहाँ 2 KCl हमने लिख दिया तो 2 KCl लिखा यानी कि पोटेशियम और क्लोरीन भी 2 हो गए. तो हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा KCl को भी, जो मैंने नहीं किया, आपको करना है. ओके बेटा.
नाउ नेक्स्ट वी विल टेक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसे क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। आप ही को ऐसे सीखना है, जितने ज़्यादा इक्वेशंस को आप सॉर्ट आउट करते जाओगे आपको बैलेंस करना आ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैंने किया है, आप चेक कीजिए इसे। बेटा देखो, रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं, आयरन एटम 3 हैं और प्रोडक्ट में भी 3 हैं। ऐसे ही हम ऑक्सीजन काउंट करें तो ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 4, और प्रोडक्ट में भी 4 हैं। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन काउंट करें तो टोटली 8 हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। तो ये केमिकल इक्वेशन कैसी लिखी मैंने, बैलेंस लिख दी डायरेक्ट। तो आपको भी ऐसे डायरेक्ट बैलेंस करना सीखना है। इतना टाइम आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलता या आप इतने टाइम में डिटेल में लिखोगे, नो। सो यू शुड प्रैक्टिस फॉर इट। नाउ बेटा, यहाँ मैंने आयरन ऑक्साइड का एग्ज़ाम्पल एक मेन रीज़न से लिया। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई जगह तो हम आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला देखते हैं Fe2O3 लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है Fe3O4 और कई बार FeO लिखा होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ वैलेंसी इज़ डिफरेंट ऑफ आयरन। आयरन की वैलेंसी अलग अलग होने के कारण इसके फॉर्मूला डिफरेंट टाइप से लिखे जाते हैं। तो बेटा आपको इनके तीनों के नेम और कॉमन नेम प्लस इनकी वैलेंसी आपको आनी चाहिए। मे बी कोई भी 1 वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ रस्ट। आयरन ऑक्साइड ही होता है रस्ट, जंग लगना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। बेटा देखो, पहला हमने दिया है आयरन ऑक्साइड, सेकंड लिखा है ब्रैकेट में। इट मीन सेकंड लिखने का मतलब क्या है, आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, ओके। एंड फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज FeO एंड कॉमन नेम इज द फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। नाउ सेकेंड आयरन ऑक्साइड की ब्रैकेट में मैंने थर्ड लिखा है। इट मीन्स यहाँ आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3। आप देख रहे हो इसके फॉर्मूला में एक आयरन जो है वो 3 ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की एक ऐसी कैपेसिटी जिससे वो दूसरे एलिमेंट को अपने साथ में जोड़ता है। तो यहाँ पे आयरन की कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी जो है वो 3 है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, Fe2O3 एंड कॉमन नेम इज द फेरिक ऑक्साइड। एंड थर्ड आयरन ऑक्साइड, सेकेंड एंड थर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे। बेटा देखो, सेकेंड एंड थर्ड दोनों लिख दिया आप आयरन ऑक्साइड में। इट मीन्स आयरन ऑक्साइड सेकेंड और थर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इसमें। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4। इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो यही मिलेगा। देखो FeO प्लस Fe2O3, इन दोनों को जोड़ा तो बन गया Fe3O4। इसी का कॉमन नेम होगा मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। तो ये तीनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि इनकी डिफरेंट वैलेंसी होने के कारण या कंबाइनिंग कैपेसिटी होने के कारण इसके फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं। नाउ अब इस केमिकल इक्वेशन को मैं चाहती हूँ थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव बना दूँ, इससे हमें और ज़्यादा नॉलेज मिले कि केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या कर रहे हैं। तो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमें पता है फिजिकल स्टेट हमारे पास में मेनली 4 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन, बेटा एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब कोई सॉल्यूशन हम वाटर में बनाते हैं, जब कोई सॉल्यूशन हम वाटर में बना रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। और इसके लिए
हम जब कोई सॉल्यूशन वाटर में फॉर्म करते हैं तो इसके लिए हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन 4 स्टेट को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर हम शो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सॉलिड के लिए देखें तो सिंबल एस यूज़ करते हैं। जैसे आपने सबने बहुत कॉमन इक्वेशन है बेटा कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो ऑक्सीजन ऐड होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कैसा होगा, ऐश की फॉर्म में, यानी कि राख की फॉर्म में बनेगा, तो ये भी सॉलिड होगा। तो सॉलिड के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में एस लिखेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन एक गैस है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। ऐसे ही अब लिक्विड के लिए अगर एग्जांपल दें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। एंड सबको पता है वाटर पीने वाला पानी ये तो क्या होता है, लिक्विड। तो लिक्विड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट गैसेस स्टेट के लिए अगर हम देखें तो इंडिकेट करेंगे इसे जी से, और Zn+H2SO4 यानी कि जिंक के टुकड़े जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो ZnSO4 एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और जी फॉर गैस, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। नाउ एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके, सिंबल यूज करेंगे AQ। अब नेक्स्ट हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं एक इक्वेशन में, हीट चेंज हुई या नहीं हुई। आपको पता है कुछ केमिकल इक्वेशंस में हीट सडनली बाहर आती है। तो 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं इसके बेसिस पे, फर्स्ट इज द एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इज द एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स बाहर आना। तो अब अगर हीट बाहर आती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक, और जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को करवाने के लिए उसे हीट देते हैं वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो उसी से क्लियर हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व मीन्स बाहर आना। तो रिएक्शन में अगर हीट बाहर आती है तो एक्सोथर्मिक, और अगर हम हीट एब्जॉर्व कर रहे हैं रिएक्शन में तो वहाँ पे हीट का यूटिलाइज हो रहा है रिएक्शन करवाने में, तो एंडोथर्मिक। हमें पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी क्या होती है बेटा, ऐसी हीट एनर्जी जो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी इन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये आगे हम ग्राफ से अभी सीखेंगे। तो यहाँ पे एंथैल्पी नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक इक्वेशंस में, और केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन कॉमन एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हमारी बॉडी की सेल्स में रेस्पिरेशन होता है, यू ऑल नो। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो हम काम कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है सेल्स में। ऐसे ही थर्माइट रिएक्शन में भी, और एक बहुत कॉमन एग्जांपल, घर पे आपने कभी भी कली करवाई हो, पहले करवाया करते थे, है ना। तो कली में हम क्या यूज़ करते हैं, चूना यूज़ करते हैं, बिना बुझा चूना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम में जैसे ही वाटर ऐड किया जाता है तो बहुत तेज़ हीट निकलती है और कई बार कंटेनर भी फट जाता है। तो इसमें जो बनता है वो क्या बनता है, स्लैक्ड लाइम बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तेज़ी से। तो रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके जस्ट अपोजिट हम देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 + H2O इज इक्वल प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ सनलाइट क्या कर रही है, हीट देने का काम कर रही है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो जहाँ हीट दी जाती है किसी केमिकल इक्वेशन में तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब मैंने बताया एंथैल्पी क्या होती है, इसको देखने के लिए हम ये 2 ग्राफ से शो करेंगे। हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ एक इक्वेशन ली है हमने, H2 + I2 = 2HI। यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्शन की। तो अब हमने क्या किया, एनर्जी
और रिएक्शन की रेट के अंदर ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे एनर्जी HR यानी कि यहाँ पे जितनी हीट HR यानी कि रिएक्टेंट के अंदर जितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो, और HP यानी कि जितनी प्रोडक्ट के अंदर हीट है। तो अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ में देखें तो एंथैल्पी कैसे निकलेगी? एंथैल्पी इज इक्वल डेल H इज इक्वल टू HP माइनस HR। तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि एक्सोथर्मिक इक्वेशन में HP की वैल्यू कम है तो HR से। तो अगर हम इन दोनों HP माइनस HR करेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस में आएगी एंथैल्पी। अगर माइनस में एंथैल्पी आई इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बॉन्ड्स को बनाने में यूज़ हुई है। तो यहाँ जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे बिकॉज ऑफ द एंथैल्पी इज़ अ नेगेटिव। जस्ट अपोजिट यहाँ हो जाएगा एक्सोथर्मिक इक्वेशन में। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि HP इज ग्रेटर देन HR। तो यहाँ पे पॉजिटिव में एंथैल्पी आ रही है, एंथैल्पी पॉजिटिव में आई इट मीन्स यहाँ बॉन्ड्स को बनाने में एनर्जी कम लगी, और कम लगी तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे होंगे? वीक हो जाएंगे। अब हम अगर देखते हैं थर्ड इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की, कभी कभी कुछ केमिकल इक्वेशंस में कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट तो नहीं ले रहे लेकिन रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। यहाँ पहले ही एक एग्जांपल में 2KClO3 इज इक्वल टू MnO2 और पिरामिड का साइन बना हुआ है बेटा। ये पिरामिड का साइन हीट को शो करता है, यानी कि हम इस इक्वेशन में इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको गर्म कर रहे हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, हीट चेंज भी देखने को मिल रहा है, इनकी फिजिकल स्टेट भी देखने को मिल रही है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन को देखने से हमें पता चल रहा है कि हम ये सारे प्रोसेस इसमें हो रहे हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम ये सब कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, और कब डाली जाएगी? देखो इसमें क्या लिखा है बेटा? 300 ATM यानी कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्लस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ZNO प्लस Cr2O3 यानी कि जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट, इन दोनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस, इन दोनों कैटलिस्ट का मिक्सचर, इन दोनों के